हेलो गाइस, वेलकम टू आईएएस नाउ। इस वीडियो में हम 2021 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स पेपर के क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। बिल्कुल सही। सेक्शन 8 ऑफ आरबीआई एक्ट के अनुसार एक गवर्नर होना चाहिए, 4 से ज़्यादा डिप्यूटी गवर्नर नहीं होने चाहिए, और ये सबके सब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाने चाहिए। ठीक है, तो सवाल ये भी आ जाए कि कितने गवर्नर होने चाहिए, तो नॉट मोर देन 4। अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, ये भी पूछ ले कि इन आरबीआई देयर कैन बी 3 डिप्यूटी गवर्नर्स, तो क्या जवाब होगा? तो भी यस होगा, क्योंकि देयर कैन बी, कैन पूछ रहा है ना। मैक्सिमम लिमिट है 4, तो 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, बट 4 ज़्यादा नहीं हो सकते, है ना। तो कई बार तो वैकेंट पोस्ट भी रह जाती है, कई बार 3 भी हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है, वर्ड्स पे थोड़ा फोकस करके चलना है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, सर्टेन प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में गिव सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक राइट दी जाती, पावर दी गई है कि आरबीआई को डायरेक्शन इशू कर सकती है पब्लिक इंटरेस्ट में। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से पावर मिली हुई है कि वो आरबीआई को जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात आए, पब्लिक में वेलफेयर की बात आए, तो क्या वो डायरेक्शन इशू कर सकती है। तो देखो, मैं एक चीज़ क्लियरली बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। अब आप बोलोगे सर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे पता चले क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ? तो दो तरीके हैं। पहला तो ये आप इसका पूरा बेयर एक्ट पढ़ो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का डाउनलोड कर लो। दूसरी बात ये मान के चलो कि ये जो सवाल आते हैं कि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है क्या, 90% गलत होते हैं। 90% गलत होते हैं जब भी पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है क्या कोई चीज़। पर ये तो शॉर्टकट हुआ। अगर आपके पास टाइम है ना, बेयर एक्ट पढ़ लो, बेयर एक्ट पढ़ो। बेयर एक्ट में आपको ये समझ में आ जाएगा असलियत में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है। लक्ष्मीकांत से थोड़ा बियॉन्ड होकर चलो, लक्ष्मीकांत सब पढ़ते हैं, आप थोड़ा एक्स्ट्रा एज लेके चलो, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है हमारा। गवर्नर ऑफ आरबीआई ड्रॉज पावर फ्रॉम द आरबीआई एक्ट, ऑफ कोर्स ये है आपका सेक्शन 7, सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई एक्ट 1934 का है, ध्यान रखना, बहुत पुराना है अभी ये। तो इसमें ये साफ साफ कहा गया है कि गवर्नर के पास क्या क्या पावर्स होंगी, सब डिफाइन की गई है आराम से, ठीक है। जनरल सुपरिटेंडेंट्स का क्या होगा, डायरेक्शन का क्या होगा, क्या क्या एक्ट्स, क्या क्या पावर राइट्स इसके पास होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है 1 और 3 ओनली। चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में काफ़ी दिक्कत हुई थी बच्चों को, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन भी रहा था। विथ रेफरेंस टू कैजुअल वर्कर्स एम्प्लॉयड इन इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कैजुअल वर्कर्स की यहाँ पे बात हो रही है। पहला स्टेटमेंट, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर इंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज। थोड़ा फैक्चुअल सवाल है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कवरेज ये गवर्न होता है आपका ईपीएफ एक्ट से, ठीक है। और इसका अगर आप सेक्शन 2F देखोगे ना, तो उसमें किसी भी तरीके से डिस्टिंग्विश नहीं किया गया है, किसी भी तरीके से ये नहीं बताया गया है कि एक बंदा परमानेंट एम्प्लॉय कौन सा होता है, टेम्पररी कौन सा होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल कौन सा होता है, कैजुअल कौन सा होता है। यानी सब वर्कर्स को एक कैटेगरी में रखा गया है, किसी भी वर्कर को डिवाइड नहीं किया गया ऑन द बेसिस ऑफ द टेन्योर ही सर्व्स। परमानेंट, टेम्पररी, कॉन्ट्रेक्चुअल, कैजुअल बेसिस ये होते हैं, ये कैटेगरीज होती हैं, बट ईपीएफ एक्ट में से कोई कैटेगरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कैजुअल वर्कर्स का लिखा होना अपने आप में गलत चीज़ है। यहाँ पे होना चाहिए ऑल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कवरेज, या जो भी वर्कर्स की एलिजिबिलिटी दी गई है।
तो कैजुअल यहाँ पे वर्ड गलत है, ठीक है, कैजुअल नाम का शब्द है ही नहीं उस सेक्शन में, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, ऑल कैजुअल वर्कर्स आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलर वर्किंग आवर्स एंड ओवर टाइम पेमेंट। जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं उनको रेगुलर वर्किंग आवर्स मिलेंगे, अगर ओवर टाइम भी वो करते हैं, अपने निर्धारित समय से ज़्यादा काम करते हैं, तो उनको ओवर टाइम पेमेंट भी मिलेगा, बोनस भी मिलेगा। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ये आपका मिनिमम वेजेस रूल्स 1950 में साफ दिया गया है कि अगर कोई भी वर्कर 9 घंटे से ज़्यादा काम करता है किसी दिन और पूरे सप्ताह में 48 आवर्स से ज़्यादा करता है, ठीक है, 9 आवर्स इन अ डे और 48 आवर्स इन अ वीक काम करता है, तो ओवर टाइम पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। गवर्नमेंट कैन बाय अ नोटिफिकेशन स्पेसिफाई दैट एन एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री शैल पे वेजेस ओनली थ्रू इट्स बैंक अकाउंट। बिल्कुल, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इसमें यहाँ पे बात हो रही है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 2017। इसमें साफ बताया गया है, सेक्शन 6 है, बट सेक्शन आपको याद रखने की ज़रूरत होती नहीं है। सेक्शन बस इसलिए बता देता हूँ तो आपको एक एज रहे, याद रहे चीज़ें। सेक्शन 6 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट आराम से बता सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, कोई भी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन के जरिए बता सकती है कि कोई भी एस्टेब्लिशमेंट और इंडस्ट्री किस तरीके से अपने वर्कर्स को वेजेस देंगी, राइट। तो इसका आंसर होगा 2 और 3। अब सवाल ये कि ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे किया जाए, इतने सारे एक्ट हैं, ठीक है, मिसलिनियस एक्ट है, ये तो पढ़ते ही नहीं है अपन। तो अगर ये सवाल आपको आते हो तो ही इन पे जाए, नहीं तो इनको लास्ट के लिए रखें। हर पेपर में आपको 4 से 5 सवाल ऐसे मिलेंगे जो अवॉइड करने के लिए ही हैं। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स इनको अवॉइड करते ही हैं अनलेस आपने उनके बारे में पढ़ा हो, ठीक है। तो इन पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है? मंदी, प्रोडक्शन बिल्कुल लो कैपेसिटी पे, ठीक है, डिमांड नहीं है। तो जब इकोनॉमिक रिसेशन होता है, मान लो आप सरकार में हो, तो आप क्या कदम उठाओगे? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला, टैक्स रेट कम कर दो, बिल्कुल टैक्स रेट कम कर दो कि पब्लिक पे बर्डन कम होगा, बट अकम्पनीड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट बढ़ा दोगे क्या? बैंक में जाओगे आप, बैंक ने आपको अगर ज़्यादा ब्याज वसूलना शुरू कर दिया तो क्या आप लोन लोगे? लोन नहीं लोगे तो क्या कैपिटल आएगी आपके पास? क्या आप इन्वेस्टमेंट कर पाओगे? इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आप अपने लोगों को नौकरियां दे पाओगे? तो समाज का भला होगा, इकोनॉमिक सर्कुलर फ्लो होगा, इनकम का नहीं होगा ना। तो इकोनॉमिक रिसेशन के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना नहीं चाहिए, तो पहला तो यहाँ पे गलत हो गया। दूसरा, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट। पब्लिक प्रोजेक्ट पे एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए, बिल्कुल। ये होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब हो गया जो आपके असेट्स क्रिएट कर रहा है, असेट्स और लायबिलिटीज को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, बिल्डिंग्स, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी खासी क्रिएट हो जाती है, तो ये आप करोगे तो डेफिनेटली इकोनॉमिक रिसेशन से लड़ने में मदद मिलेगी। अगले ऑप्शन में फिर भी कर लेते हैं, इंक्रीज इन टैक्स रेट, टैक्स रेट बढ़ा दोगे तो यही गलत हो गया। पब्लिक पे ऑलरेडी इकोनॉमिक रिसेशन झेल रही है, ऊपर से आप टैक्स रेट बढ़ा दो, है ना, तो ये तो गलत चीज़ है। डी, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट, ये उल्टा हो गया, या तो बी होगा या डी होगा। अगर डी की हम बात करें, पब्लिक प्रोजेक्ट पे आप अगर एक्सपेंडिचर कम कर दोगे, सरकार अगर लोगों पे पैसा खर्च करना ही बंद कर देगी, लोगों के पास तो ऐसा ही पैसा नहीं है, तो आखिरी रिजोर्ट कौन हुआ? सरकार ही। सरकार ही कम कर देगी पैसा खर्च करना, तो लोगों को कौन बचाएगा? तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा बी।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन, consider the following statements. Other things remaining unchanged, market demand for a good might increase if, देखिए कोई भी गुड है उसकी मार्केट डिमांड बढ़ जाएगी अगर इनमें से क्या होगा, किसी भी सामान की डिमांड कब बढ़ सकती है। पहला ऑप्शन, प्राइस ऑफ इट्स सब्स्टिट्यूट इंक्रीजेस। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, मान लो टी है तो टी का सब्स्टिट्यूट क्या हुआ, कॉफ़ी। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है इसका दूसरा अल्टरनेटिव। टी का सब्स्टिट्यूट क्या है, कॉफ़ी, ठीक है। बाइक का सब्स्टिट्यूट क्या है, साइकिल, ठीक है। तो कोई भी उसका अल्टरनेटिव सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई तो आप टी पीना शुरू कर दोगे, या मैं मान के चलूँ कॉफ़ी के 2 ब्रांड है तो एक की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरी की पीना शुरू कर दोगे ना। तो एक अल्टरनेटिव की प्राइस बढ़ेगी तो दूसरे की पीना शुरू कर दोगे, तो मार्केट डिमांड बिल्कुल बढ़ेगी इससे। पहला सही है। प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है जो पूरा करते हैं एक दूसरे को। जैसे कार किसके बिना नहीं चलेगी, पेट्रोल या डीजल या जो भी अब फ्यूल आने लग गए आजकल, ठीक है। और कार पेट्रोल डीजल हो गया आपका। तो अगर मुझे एक बात बताओ, पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाती है तो आप कार लेने जाओगे कि नहीं जाओगे, कहीं ना कहीं रुकोगे, वेट करोगे पेट्रोल की प्राइसेस गिर जाए। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर कॉम्प्लीमेंट की प्राइस बढ़ जाती है तो उस सामान की मार्केट डिमांड नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तीसरा, ये गुड इंफीरियर गुड है और इनकम ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ जाती है। सी, अगर कोई इंफीरियर गुड क्या होता है, इंफीरियर गुड होता है जो कोई भी सामान कहीं ना कहीं लो इनकम के लोग परचेज कर रहे हैं, ठीक है, इतना क्वालिटी वाला नहीं होता। तो अगर लो इनकम के लोग अगर परचेज कर रहे हैं, उनकी इनकम बढ़ जाएगी तो वो उन सामान पे क्यों टिके रहेंगे, ब्रांडेड चीज़ों पे जाएंगे ना, अच्छी चीज़ों पे जाएंगे, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, इट्स प्राइस फॉल्स। ये तो सिंपल लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, अगर किसी चीज़ की प्राइस गिर जाती है तो डिमांड भी बढ़ जाती है। तो चौथा तो आपका सही होना चाहिए। अब आप लोग पूछोगे कि ये बात तो ठीक है बट इस सवाल को अप्रोच कैसे करें। तो आपने अगर सिंपल लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पढ़ी होगी ना, एक सेकेंड, अगर आपने सिंपल लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पढ़ी होगी तो उसमें आपने फोर्थ ऑप्शन तो सही कर दिया होगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन तो अपना सही हो गया होगा। तो ए, बी और सी बचे। अब अगर सी आप पढ़ोगे तो इसमें आपको कोई ऐसे सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट ऐसे टर्मिनोलॉजी दिखाई नहीं दे रही। तो आप इकोनॉमिक्स स्टूडेंट भी नहीं है, इकोनॉमिक्स आपकी वीक है, तो आपको सी पे फोकस करना है। कोई भी गुड अगर इन्फीरियर गुड होगी, इन्फीरियर का मतलब क्या होता है, जो इतनी क्वालिटी वाली नहीं है, जो इतनी स्टैंडर्ड की नहीं है। अगर कोई इन्फीरियर गुड है और कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड क्यों बढ़ेगी, ठीक है। तो कॉमन सेंस है, अगर इतना आपको समझ में आ गया ना तो आप 3 एलिमिनेट भी कर दोगे ना तो आपके पास सीधे सीधे ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सोचना है आपको, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है क्वेश्चंस में, आपको इतना डीप में भी नहीं जाना चीज़ों के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेफरेंस टू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की यहाँ पे बात हो रही है। दे आर सुपरवाइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय लोकल बोर्ड्स सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट्स। सुपरवाइज और रेगुलेट किए जाते हैं लोकल बोर्ड्स के द्वारा और फिर इनको जो कि सेटअप किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए जो आपके कोऑपरेटिव बैंक होते हैं ना, वो आपके आरबीआई प्लस जो रजिस्ट्रार होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वो मिलके काम करते हैं इस पर, ठीक है। रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो काम होता है, डॉक्यूमेंटेशन का काम होता है वो रजिस्ट्रार करता है, बाकी जो रेगुलेशन का काम होता है वो आरबीआई करता है, ठीक है। तो सुपरवाइज और रेगुलेशन आरबीआई और रजिस्ट्रार दोनों का मिलके होता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर ये आए थे, 1966 के अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू, बिल्कुल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है।
अब ये एक्ट के बारे में आपने नहीं भी पढ़ा होगा ना, तो आई एम क्वाइट श्योर जो भी सीरियस बच्चा होगा उसको पहला स्टेटमेंट पता होगा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक रेगुलेट किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा और रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा। इतना पता है ना आपको, तो पहला स्टेटमेंट गलत। ए गया, सी गया, डी गया, बचा क्या बी। तो पेपर जितना टफ लगता है उतना होता नहीं है। और आप कोई भी सर्च करके देख लो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट खोल के देख लो, पहली लाइन यही दिखेगी कि इनको रेगुलेट कौन करता है। ठीक है, चलिए। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। बॉन्ड यील्ड, बॉन्ड के जो इंटरेस्ट रेट्स होती हैं, भारत सरकार की जो बॉन्ड की इंटरेस्ट रेट्स होती हैं वो इन्फ्लुएंस होती है किस किस के द्वारा। अब यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस्ड वर्ड है ये बहुत वाइड वर्ड है, ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया। इन्फ्लुएंस का मतलब है जो चीज़ इफेक्ट होती है। अब दुनिया में हर चीज़ किसी ना किसी चीज़ से इफेक्ट होती है। कितनी इफेक्ट होती है, क्यों इफेक्ट होती है, ये हमसे पूछा नहीं गया। हमसे पूछा गया इफेक्ट होती है, हाँ जी होती है। तो एक बार को अगर आपके पास टाइम नहीं भी हो ना एग्जाम में और ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आंख बंद करके सारे टिक करके आ जाना, पर आपके पास टाइम है तो थोड़ा पढ़ लेना। जैसे एक्शंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट फेडरल रिजर्व, यूनाइटेड स्टेट का जो आरबीआई है या यूनाइटेड स्टेट्स का जो सेंट्रल बैंक है उसके एक्शन से इफेक्ट होता है, बिल्कुल होता है। आरबीआई का खुद का जो एक्शन होता है, जो एक्टिविटी होती है उससे होता है। इन्फ्लेशन और शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट बिल्कुल उससे होती है। ठीक है, तो तीनों चीज़ों से बॉन्ड यील्ड पे इफेक्ट होता है। बॉन्ड की जो इंटरेस्ट रेट होती है वो तीनों से इफेक्ट होती है। एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, बॉन्ड प्राइस और बॉन्ड यील्ड काफ़ी टाइम से न्यूज़ में, बेहतर आप इनको पढ़ लें। इस वीडियो में बता देता बट अपने आप में 10-20 मिनट का टॉपिक है, दोनों को अच्छे से पढ़िए, आपके लिए ये होमवर्क है इस वीडियो के बाद। ठीक है, इसका आंसर बता दिया मैंने, हाँ 1 2 3 डी। ठीक है, चलिए 7। थोड़ा हो सकता है स्लो जा रहे हैं हम बट थोड़ा समझ समझ के करते हैं। 2021 का पेपर है, सबसे वन ऑफ द लेटेस्ट पेपर है, तो थोड़ा ध्यान से। Which of the above can be included in the foreign direct investment? The keyword here it is investment. Why we invest? We invest to get something in return, right? तो इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है यहाँ पे, तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। अब मैं कहता हूँ फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल को तो आग लगाओ, बॉन्ड देखो, बॉन्ड शेयरिंग का नाम तो सुना ही होगा। तो बॉन्ड में हम क्यों इन्वेस्ट करते हैं, करते ही हैं, बोलते हैं ना बॉन्ड में इन्वेस्ट किया। तो पहला तो यहाँ पे सही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन, यहाँ पे अपने आप में वर्ड में इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये भी होगा। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स बिल्कुल एक तरह की इंस्ट्रूमेंट होती है फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स, अब यहाँ पे फंसता है थोड़ा सा काटा, क्योंकि नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपॉजिट्स एक्चुअली में डेट क्रिएटिंग फ्लो होते हैं। ठीक है, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में होते हैं डेट क्रिएटिंग फ्लो में, ये एफडीआई का पार्ट नहीं होते हैं। इसका आंसर होगा 1 2 3। नेक्स्ट, द इफेक्ट ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ ए करेंसी इज दैट, करेंसी का डिवोल्यूशन हो रहा है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अब करेंसी का डिवोल्यूशन क्या होता है पहले तो मैं ये समझा दूं। मान लीजिए $1 में 70 रुपये मिलता है आज, मान लीजिए बाद में 1 साल बाद 2 साल बाद $1 में 80 रुपये मिल रहा है, तो ये करेंसी डिप्रिशिएट हुई कि एप्रिशिएट हुई, ये करेंसी कहीं ना कहीं डेप्रिशिएट हुई, डिवैल्यू हुई। ठीक है, वैसे तो आप बोलोगे डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूशन में क्या अंतर है, तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो टोटली मार्केट सप्लाई, जो मार्केट की डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेज होती हैं ऑटोमेटिकली जो करेंसी ऊपर नीचे चलती रहती है उसको एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और जब सरकार खुद करती है तो उसको डिवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन डिवैल्यूशन में ये अंतर है। अब 70 से 80 रुपये हो गए, अब जो इकोनॉमिक्स में एडवांस लेवल तक नहीं गया उसको लग रहा होगा कि 70 से 80 रुपये में तो करेंसी तो यहाँ पे अप्रिशिएट हुई है,
करेंसी यहाँ पे अप्रिशिएट नहीं हुई। पहले $1 में आपको 60-70 रुपये मिल जाते थे, अब $1 में 80 रुपये मिल रहे हैं, बट पावर $1 की ज़्यादा बढ़ गई ना, $1 की औकात बढ़ गई ना। पहले 70 रुपये खरीद लेता था, अब 80 रुपये खरीद रहे हैं। तो करेंसी एक्चुअली में डिवैल्यू हुई है, करेंसी एक्चुअली में डिवैल्यू हुई है, क्योंकि आप 70 रुपये पहले $1 ले आते थे, अब आपको 10 रुपये एक्स्ट्रा देने ही पड़ रहे हैं ना। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, तभी समझ में आएगा ऑप्शन। तो इससे क्या इफेक्ट होगा? करेंसी डिवैल्यू होती है तो इसका क्या इफेक्ट होगा? इंप्रूव्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द डोमेस्टिक एक्सपोर्ट इन द फॉरेन मार्केट्स। हमारे, मान लो भारत की करेंसी, इसका डिवैल्यूशन हो गया, तो क्या हमारी एक्सपोर्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी? देखो मैं एक चीज बताता हूँ, कोई भी करेंसी जब डिवैल्यू होती है ना, तो हमारे प्रोडक्ट्स की कॉम्पिटिटिवनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, राइट? क्योंकि जब करेंसी डिवैल्यू हो रही है तो हमारे एक्सपोर्टर्स के पास काफ़ी स्कोप होता है कि वो फॉरेन मार्केट्स में डिस्काउंट दे सकते हैं। इंक्रीजेस द फॉरेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। जब डिवैल्यू हो रही है तो फॉरेन वैल्यू कैसे बढ़ जाएगी? दूसरा गलत। इंप्रूव द ट्रेड बैलेंस। अब यहाँ पे वर्ड है नेसेसरीली, तो नेसेसरीली में ट्रेड बैलेंस कैसे इंप्रूव हो ही जाएगा? भारत सरकार ने पता नहीं कितनी बार करेंसी डिवैल्यू की है, ट्रेड बैलेंस उससे तो इंप्रूव नहीं हुआ आज तक। तो तीसरा भी गलत है, बचा क्या? वन ओनली। ठीक है, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट की जो कॉम्पिटिटिवनेस है फॉरेन मार्केट्स में वो बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट। Which one of the following effects of creation of black money in India has been the main cause of worry to the government of India? ब्लैक मनी हमारे देश में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो चिंता का विषय क्यों है भारत सरकार के लिए, बताना है आपको। डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड इन्वेस्टमेंट इन लग्जरी हाउसिंग। आप सबको पता है जो लोग ब्लैक मनी कमाते हैं, उस ब्लैक मनी को वो लोग वाइट मनी करने के लिए उस पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं रियल एस्टेट में, लग्जरी हाउसिंग में। ठीक है, बट ये भारत सरकार के लिए मेन कॉज ऑफ वरी नहीं है, क्योंकि हर कोई इसमें नहीं करता रियल एस्टेट या लग्जरी हाउसिंग में। कोई कंपनीज के शेयर खरीद लेता है, बहुत चीज़ें होती हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ एंड परचेज ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, ज्वेलरीज, गोल्ड, वही बात हो गई। ये तो एक कैटेगरी बता रहा है ना कि ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी को लोग कहाँ का इन्वेस्ट कर देते हैं, कोई रियल एस्टेट में कर देता है, कोई लग्जरी हाउसिंग में कर देता है, कोई ज्वेलरी में कर देता है, कोई गोल्ड में कर देता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देता है। तो ये तीनों जो एक्टिविटी है ये कहीं ना कहीं सेम है, राइट? अगर आप डी ऑप्शन पढ़ोगे तो वह है लॉस ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट एक्सचेकर ड्यू टू टैक्स इवेजन। भारत सरकार को रेवेन्यू का नुकसान। तो जब भारत सरकार के लिए चिंता का विषय क्या होगा कि भारत सरकार के पास पैसा नहीं आ रहा, वो मेन कॉज ऑफ वरी होगा ना। वो ब्लैक मनी किधर इन्वेस्ट हो रहा है? बहुत जगह इन्वेस्ट हो रहा है। तीन ऑप्शन तो सिर्फ इसी पे कि इन्वेस्ट किस में हो रहा है, तो प्रूव करना भी तो मुश्किल हो जाएगा ना कि तीनों में किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ी चिंता की विषय है। तो इसमें आंसर होगा डी। मैं फिर भी जानता हूँ इस क्वेश्चन ने बहुत से बच्चों को कंफ्यूज किया होगा। ओवर थिंकिंग कभी कभी रोक देनी चाहिए एग्जाम में, हमेशा तो नहीं। जहाँ लगे सोचना चाहिए वहाँ सोचो, जहाँ लगता है ओवर थिंकिंग रोक देनी चाहिए वहाँ रोक दो। और ये कैसे पता चलेगा कि कब रोकना है? PYQ 10 साल के पेपर उठाओ और उनको बड़ी शिद्दत के साथ लगाओ, आराम से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट? सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी क्या होगा? इन्फ्लेशनरी मतलब इन्फ्लेशन क्या होती है? महंगाई। What is inflation? It is a general rise in prices. प्राइसेस बढ़ रही हैं तो इन्फ्लेशन है। तो किसकी वजह से सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन हो सकता है? पब्लिक डेट का रिपेमेंट, या पब्लिक से आप बोरो करते हो टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, या बैंक से बोरो करते हो टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट, या क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस ए बजट डेफिसिट। आप पब्लिक से बोरो करो या बैंक से बोरो करो, फाइनेंस तो आप बजट डेफिसिट को ही कर रहे हो। तो बी और सी तो किसी हालत में नहीं हो सकता, इतनी कंफ्यूजिंग, दोनों सिमिलर। ठीक है, ए और डी बचा। अब अगर आप नया मनी प्रिंट कर रहे हो, न्यू मनी क्रिएट कर रहे हो बजट डेफिसिट फाइनेंस करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशनरी है, क्योंकि आप लोगों के हाथ में पैसा दे रहे हो। जब लोगों के हाथ में पैसा दे रहे हो तो वो लोग पैसा जाएंगे मार्केट में खर्च करेंगे,
और उससे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस भी जनरली बढ़ जाएगी। इसलिए भारत सरकार बचती है न्यू मनी क्रिएट करने से। एक टर्म और है हेलीकॉप्टर मनी, जिसका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा। तो उस हेलीकॉप्टर मनी को भी थोड़ा पढ़िए, ठीक है। तो नई मनी क्रिएट नहीं की जाती है। वेनेजुएला वगैरह के जब क्राइसिस हुए थे तो उन लोगों ने यही किया था, शॉर्ट टर्म में क्या किया था ना कि बहुत सारी जो मनी उसको प्रिंट कर दिया। अब वो इतनी सप्लाई कर दी कि मतलब इवेंचुअली ये क्राइसिस आया कि पैसे की कोई वैल्यू नहीं रही। इतनी इन्फ्लेशन आ गई कि अगर किसी आदमी की डेथ भी हो जाती थी तो जब उसकी चिता जलती थी तो लकड़ियों की जगह अगर पैसा रख के जला देना तो वो ज़्यादा सस्ता पड़ता था। इतनी पैसों की वैल्यू गिर गई थी, राइट। तो वेनेजुएला वगैरह के बारे में अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको ये आंसर आराम से आ जाएगा कि क्रिएशन ऑफ न्यू मनी इज अ डिजास्टर इन इटसेल्फ, ठीक है। तभी तो लोग कह देते हैं ना कि क्या दिक्कत है आरबीआई के पास तो प्रिंटिंग मशीन है, आराम से खूब पैसा छापो। नहीं छाप सकते ना बेटा। चलो, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। मनी मल्टीप्लायर किसके साथ बढ़ जाता है? कैश रिजर्व रेशियो जब बढ़ जाता है, एसएलआर बढ़ जाता है, लोगों की बैंकिंग हैबिट बढ़ जाती है, या कंट्री की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। देखो ऐसा है, मनी मल्टीप्लायर क्या होता है पहले तो ये समझो। बैंक्स क्रिएट मनी बाय मेकिंग लोन। बैंकों के पास कैसा पैसा आता है? जब बैंक लोन देते हैं और उस लोन पे वो पैसा कमाते हैं। तो जितना ज़्यादा मार्केट में लोन जा रहा है, जितना ज़्यादा मार्केट में मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उस हिसाब से जितना ट्रांजैक्शन हो रहा है इकोनॉमी में, वो मनी मल्टीप्लायर होता है। बहुत ही सिंपल रो लैंग्वेज मैंने आपको समझा से, तो बहुत टेक्निकल टर्म है ये, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ आप मनी मल्टीप्लायर भी एक बार छोड़ो, ठीक है। मनी मल्टीप्लायर हो सकता है आपको नहीं पता, मान लेते हैं, ठीक है। ए पे आते हैं, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व के रेशियो और एसएलआर क्या होता है? देखो बैंकों को ना कुछ पैसा, अब कैश रिजर्व रेशियो है तो कैश, और एसएलआर है तो गोल्ड और बॉन्ड वगैरह, ये सब सिक्योरिटीज वगैरह, कुछ पोर्शन अपने कैश का अगर सीआर है तो और एसएलआर है तो बॉन्ड्स का साइड में रखना पड़ता है रिजर्व के रूप में। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको 100 रुपये दूँ और बोलूँ कि 100 रुपये में से आप 50 रुपये रिजर्व में रखो, 50 रुपये ही खर्च कर सकते हो, तो एक्चुअली में जो स्पेंड करने वाला अमाउंट है, इन्वेस्टेबल अमाउंट, है कितना है? 50 रुपये। मैं बोलूँ 50 मत रखो, 20 रुपये रिजर्व रख लो, तो 80 हो गया अमाउंट जो स्पेंड करना है, जो इन्वेस्टेबल है। तो आपके पास जितना कम रिजर्व होगा उतनी ज़्यादा आपके पास क्षमता रहेगी इन्वेस्ट करने की, लोन देने की। और जितना बैंक लोन देता है, मैंने वही कहा अभी अभी, उतना मनी मल्टीप्लायर होता है। ए गया, बी गया, क्योंकि रिजर्व कम होना चाहिए। मनी मल्टीप्लायर का मतलब आपको नहीं भी पता ना, इतना कॉमन सेंस लगा लो, कहीं ना कहीं मनी मल्टीप्लाई होने की बात हो रही है। और रिजर्व कम होगा तभी मनी मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि लोन देंगे बैंक, इंटरेस्ट आएगा, फिर लोन देंगे, फिर इंटरेस्ट आएगा। इंक्रीज इन द बैंकिंग हैबिट ऑफ द पीपल। यस, लोगों में बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी तभी तो मल्टीप्लायर बढ़ेगा। लोग जाएंगे, पैसा जमा कराएंगे, बैंक उसका फिर लोन देगा किसी और को। इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, सबसे लॉजिकल स्टेटमेंट है। पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी तो मान लो उस पॉपुलेशन का 90% तबका बैंक में अकाउंट ही नहीं रखता, तो फिर है ना, पॉपुलेशन बढ़ने से थोड़ी होता, पॉपुलेशन गरीब हो तो फिर, ठीक है। तो वो दिक्कत है। चलिए, आई होप आप सबको ये क्लियर हो रहा होगा। जिस भी बच्चे को कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, आपके डाउट्स जल्द से जल्द सॉल्व कर दिए जाएंगे। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड या फिर इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? डिमांड जब बढ़ जाती है मार्केट में गुड्स की, तो उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आता है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ जाती है ना, उससे जो इन्फ्लेशन आता है वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आता है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे बढ़ जाए, किस तरीके से होती है, क्या कारण है? तो एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। अब एक्सपेंशनरी पॉलिसीज क्या होती है? जब सरकार पब्लिक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करती है ना, खर्च करती है पैसा, तो लोग के पास पैसा बहुत आ जाता है, तो लोगों की ना खर्च करने की क्षमता बढ़ जाती है, तो लोग खर्च ज़्यादा करते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है गुड्स की। पहला सही है। फिस्कल स्टिमुलस, वही बात हो गई पहला और दूसरा। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। देखो कोई भी अगर एस्टेब्लिशमेंट है वो अपने वर्कर्स को वेज दे रहा है,
और वो वर्कर्स को वेज दे रहा है इन्फ्लेशन इंडेक्स करके, मतलब मान लो महंगाई 10% बढ़ गई अगले साल, तो वो अपने वर्कर्स की जो वेज है वो भी 10% बढ़ा देगा। तो कहीं ना कहीं वर्कर्स जो है इन्फ्लेशन से मुक्त हो गए, क्योंकि उनको पता है भाई हमारा बॉस जो है इतना प्यारा है कि अगले साल महंगाई बढ़ेगी तो भी वेज बढ़ा देगा। बट कहीं ना कहीं इससे वर्कर्स को ये पता चल जाएगा, इसका मतलब हमारे पास पैसा रहेगा तो हमको जो मंगाना है वो हम खर्च करेंगे। तो सैटरडे संडे की पार्टीज कंटिन्यू रहेंगी, पार्टी को कोई नहीं रोकने वाला। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं तीसरा जो स्टेटमेंट है वो लग तो ये रहा है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, बट इसका जो मेन कारण है वो है वेजेस। क्या है? वेजेस। डिमांड तो बढ़ जा रही है वर्कर्स की, बट उनकी वेज बढ़ रही है इसलिए। तो जहाँ पे वेज का इन्फ्लुएंस रहे ना, तो वो वेज वाली इन्फ्लेशन होती है। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं होती। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। हायर परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी, वही बात है, पहला दूसरा तीसरा एक ही बात है, लोगों में ज़्यादा पैसा आएगा, लोगों की ज़्यादा परचेजिंग पावर बढ़ेगी। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, अब अगर लोन का ब्याज रेट जो है, इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है तो आप लोन लोगे क्या? नहीं लोगे ना। तो आपके पास लोन नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगी, तो आप इन्वेस्ट भी नहीं करोगे, तो फिर आपके पास पैसा नहीं आएगा, रिटर्न नहीं मिलेगा, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन नहीं होगी ना, आपकी डिमांड ही नहीं रहेगी। राइट, डिमांड पुल इन्फ्लेशन डिमांड से होती है, तो इंटरेस्ट रेट तो आपकी डिमांड को कम कर रही है, राइजिंग इंटरेस्ट रेट। पांचवा भी गलत है, इसका आंसर होगा 124। नेक्स्ट, with reference to India, consider the following statements. Real investors through demat account can invest in treasury bills, government of India debt bonds in primary market. देखो, रिटेल इन्वेस्टर क्या होते हैं? रिटेल इन्वेस्टर होते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर, मैं, आप। अगर आप सिंपल इन्वेस्ट कर रहे हो ना आप किसी कंपनी के शेयर में, तो आप रिटेल इन्वेस्टर हो। तो रिटेल इन्वेस्टर जो है पहले गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज कर सकते थे, खुद को स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर करा के, वो भी इनडायरेक्ट तरीके होते थे, बहुत इनडायरेक्ट तरीके होते थे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीद लो म्यूचुअल फंड्स के जरिए। बट अब क्या हुआ ना, आरबीआई ने चेंजेस लाके डायरेक्टली इन्वेस्ट करने के लिए बोल दिया, तो आराम से कर सकते हैं, पहला ऑप्शन सही है। नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग इज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यस, बिल्कुल, नेगोशिएटेड जो डीलिंग सिस्टम है, ऑर्डर मैचिंग, वो गवर्नमेंट का सिक्योरिटीज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ठीक है, स्क्रीन बेस्ड है, ये स्क्रीन बेस्ड डिजिटलाइज्ड है, इस पे थोड़ा याद रखना है आपको। स्क्रीन बेस्ड है और इसको आरबीआई ऑन करता है। अगर इस पे सवाल आ जाए तो कह देना आरबीआई ऑन करता है। ठीक है, सेंट्रल डेपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड इज जॉइंटली प्रमोटेड बाय आरबीआई और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। गलत, इसको एस्टेब्लिश किया गया था बीएसई, जो बिल्कुल सही यहाँ पे लिखा हुआ है, पर आरबीआई नहीं था, आरबीआई नहीं था, इनके साथ था एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे बहुत सारे बैंक थे, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सारे बैंकों का नाम आपको याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ कुछ लीडिंग बैंक्स ने मिलकर इसको सेटअप किया था। ठीक है, क्या काम है इसका? डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करानी है एट अफोर्डेबल कॉस्ट। ठीक है, अब डिपॉजिटरी सर्विसेज क्या होती है? आपके पास सिक्योरिटी है, आपके पास, आपने किसी कंपनी में 10 करोड़ इन्वेस्ट कर रखे हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, अब आप कहीं जमा कराओगे, डिपॉजिट्स हो गए, ये डिपॉजिटरी आप जब सेफली जमा कराओगे तो सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड आपके हेल्प में आएगी। ठीक है, तो पहला और दूसरा यहाँ पे सही होगा। विद रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वाटर क्रेडिट के बारे में बताना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो अगले सारे क्वेश्चन में काम आएगी। अगर सवाल टफ है और एक ऑप्शन उसमें ये हो कि ये एक चीज़ है एक्स, उसको सेटअप किया गया वाई ने, जो पिछली वीडियोस में मैंने बताई थी आपको, 90% गलत है। अगर सवाल ये आ जाए कि एक चीज़ है एक्स और उसको सेटअप किया गया वाई के द्वारा, तो 90% टाइम वो गलत है, क्योंकि यूपीएससी के पास ऑप्शन इस ऐसे स्टेटमेंट में ज़्यादा रहते हैं चेंजेस करने के।
तो अगर आपने सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज के बारे में नहीं पढ़ा हो तो आप खुशी खुशी तीसरा स्टेटमेंट हटा सकते हैं, और जब आप तीसरा स्टेटमेंट हटाओगे तो ए और बी बचेगा, फिर आपको जय माता दी नाम लेके 50% की प्रोबेबिलिटी लेके ए और बी में सेलेक्ट करना है। ठीक है, चलिए 14 विद रेफरेंस टू वाटर क्रेडिट, वाटर क्रेडिट के बारे में बताना है। इट पुट्स माइक्रो फाइनेंस टूल्स टू वर्क इन द वाटर एंड सैनिटेशन सेक्टर। माइक्रो फाइनेंस का इस्तेमाल करता है। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? छोटे छोटे जो लोन होते हैं, तो वाटर और सैनिटेशन सेक्टर में लगाता है, बिल्कुल सही। इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर द एजिस ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक। अभी मैंने बताया, मैंने वाटर क्रेडिट के बारे में नहीं पढ़ा, मान लिया भाई नहीं पढ़ा, मेरे को आदत ही नहीं है इतना पढ़ने की, मैंने एक सोर्स फॉलो किया था, उस सोर्स में वाटर क्रेडिट नहीं आया, तो मैंने क्या ट्रिक बताई, एक्स को एस्टेब्लिश किया, वाई ने 90% ही गलत है, 10% कभी कभी सही हो सकता है, 90% ही गलत होते हैं, तो ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। वैसे सही तो मैं आपको बता दूं कि इसको स्टार्ट किया था वाटर क्रेडिट लोन प्रोग्राम के द्वारा। ठीक है, इट एम्स टू एनेबल पुअर पीपल, गरीब लोगों की मदद करता है कि उनकी वाटर नीड्स पूरी हो बिना सब्सिडीज पर डिपेंड हुए, बिल्कुल 1 and 3 ओनली। ठीक है, मेरे साथ साथ चल रहे हो आप लोग। 15 क्वेश्चन पे आते हैं। इन इंडिया सेंट्रल बैंक का जो फंक्शन है लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई को क्या कहते हैं? लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। तो ये लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है? पहला ऑप्शन, ट्रेड और इंडस्ट्री को लैंड करना जब ये लोग और सोर्सेस से बोरो नहीं कर पाए, गलत। लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब एक्चुअली में देखो आरबीआई का ये होता है कि जब बैंकों के ऊपर दिक्कत आ जाए ना, तो आरबीआई उनको बचाने आएगी, बैंक्स को लिक्विडिटी देगी, बैंक्स को उनके क्राइसिस से बाहर निकालेगी। आरबीआई लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है टू द बैंक्स, नॉट टू द गवर्नमेंट्स एंड नॉट टू द प्राइवेट इंडस्ट्री। तो पहला और तीसरा गलत होगा, आंसर होगा 2 ओनली। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, अब यहाँ पे एक टर्म है R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, ये किससे रिलेटेड है? इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस इन इलेक्ट्रॉनिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, ये इकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन द कल्टिवेशन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स इन डिग्रेडेड लैंड्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ए है, बहुत ही फैक्चुअल सवाल है। R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस तो पढ़ के समझ ही नहीं आ रहा कि किससे रिलेट हो सकता है, बट वही बात है, जब चारों ऑप्शन में नहीं बैठे छोड़ के आगे बढ़ो। अगर आपको पता है इसका जवाब आता है तो आप टिक करके जाओ। वैसे तो ये न्यूज़ में था, तो ये उसका R2 का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग। तो अगर आपको इतना सा याद होता, अगर आपने इस चीज़ को पढ़ा होता, और छूट भी होगा तो टेंशन नहीं लेना, बहुत चीज़ें छूट जाती हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल रिसाइकलिंग, अगर आपको चीज़ याद रही होगी तो आपको समझ में आ जाएगा, हाँ इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस की बात हो रही है। ये एक्चुअली में सेरी ने क्रिएट की थी। सेरी क्या है? सस्टेनेबल इलेक्ट्रॉनिक्स रिसाइकलिंग इंटरनेशनल, सेरी। ठीक है, तो इसमें इन्होंने इसको क्रिएट किया था। चलिए नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। वाई देयर इज अ कंसर्न अबाउट कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स। कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स के बारे में क्यों चिंता जताई जा रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज करते हैं, कुछ हैवी मेटल्स की लीचिंग होती है इन्वायरमेंट में, या सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। अब यहाँ पे वर्ड में है, तो मेरी ट्रिक्स के हिसाब से तो ये सही होना चाहिए, बट यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट देखें तो ये गलत है। तो आप टेंशन मत लीजिए, अगर ये सवाल मैं करता ना, वहाँ पे ये सवाल मेरे सामने होता तो मैं भी गलत करता। ठीक है, यूपीएससी के फील्ड में आप किसी भी फैकल्टी को एग्ज़ाम देने बिठा दो, ऐसा हो नहीं पाएगा कि वो अपनी सब्जेक्ट के भी 100% क्वेश्चन सही कर देगा। तो घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से। स्मेल्टिंग प्लांट्स जो होती है ना, कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स, उनसे कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी रिलीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट गलत है। वैसे तो ये वर्ड में है, ठीक है, तो अपने आप में सही होना चाहिए, और अगर में आए भी ना तो सही करके आना, बट ये गलत है। कोई बात नहीं, हो जाते हैं 1-2, बट ये ट्रिक 90% केसेस में काम करेगी। जहाँ पे में हो, में का मतलब है पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी कितनी है? इनफाइनाइट। दूसरा स्टेटमेंट, कैन कोज
करेक्ट है, मे रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बस इतना याद रखना है आपको कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अगर ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, पॉइजन गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड से पॉइजनिंग हो जाती है अगर एक्सेसिव लेवल्स पे है तो। विद रेफरेंस टू द फर्नेस ऑयल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज का प्रोडक्ट है ये, बिल्कुल। फर्नेस ऑयल, इसको क्या कहते हैं, फ्यूल ऑयल भी कहते हैं, फ्यूल ऑयल, हैवी ऑयल, मरीन फ्यूल, राइट, बहुत सारे नाम है इसके। तो ऑयल रिफाइनरीज का प्रोडक्ट है, ये सब नाम है इसके। सम इंडस्ट्रीज यूज इट टू जनरेट पावर, बिल्कुल, कुछ इंडस्ट्रीज को पावर जनरेट करने में यूज़ में आती है, क्योंकि डीजल बेस्ड जो पावर प्लांट्स होते हैं उसमें काम आता है। ठीक है, जैसे तमिलनाडु में एक है, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, तमिलनाडु में एक है डीजल जनरेटर पावर प्लांट नाम से एक तमिलनाडु में, वो इससे चलता है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। इट कैन कोज सल्फर एमिशंस इनटू एनवायरनमेंट, सल्फर एमिशन ये कर सकता है, बिल्कुल, 1, 2 एंड 3 बिल्कुल सही। ठीक है, अब यहाँ पे जो कोज वर्ड है, ठीक है, ये ध्यान रखना, कोज वर्ड इफेक्ट और इन्फ्लुएंस से मैच करता है। इसलिए वो उसके करेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा है। चलिए, व्हाट इज ब्लू कार्बन? कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियंस, कोस्टल इकोसिस्टम, कार्बन सिक्वेस्ट्रेटेड इन फॉरेस्ट बायोमास, एग्रीकल्चर सॉइल्स, कार्बन कंटेंट इन पेट्रोलियम नेचुरल गैस, कार्बन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। ए, कार्बन कैप्चर्ड बाय ओशियंस एंड कोस्टल इकोसिस्टम, बिल्कुल ब्लू कार्बन। ठीक है, ब्लू कार्बन मतलब होता है जब, देखो, ओशियंस और कोस्टल सिस्टम को इकोसिस्टम क्या होता है, कार्बन को कैप्चर कर लेते हैं, तो जब कैप्चर करके उस कार्बन को जमीन के नीचे दबा देते हैं तो उसको बोल देते हैं ब्लू कार्बन। ठीक है, इन द नेचर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड सर्वाइविंग ऑन सरफेस विदाउट सोइल, इनमें से कौन सा आपको किसी सरफेस में मिल जाएगा बिना मिट्टी के उग जाएगा? लीचिन और मोस, यहाँ पे आपने नाम सुना होगा। लीचिन फंगस और एल्गी से मिलके बनी होती है, फंगस और एल्गा से मिलके बनी होती है लीचिन। ठीक है, और मोसेस जो होती है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है, दोनों बिना मिट्टी के उग जाती कहीं भी, बट जो फर्न होती है वो फर्न एक तरह के प्लांट होते हैं जिनको वास्तव में मॉइस्ट सोइल चाहिए ही चाहिए, चाहिए उनको सोइल, तो पहला यहाँ पे गलत है। मशरूम, मशरूम की बात करूँ तो मशरूम को भी सोइल चाहिए, ग्राउंड के ऊपर ही वैसे भी उगते हैं, तो इनको सोइल चाहिए ही चाहिए, नीडेड, टोटली नीडेड, राइट। वैसे मशरूम जो होते हैं ना वो एक तरह की फंगस होती है, मशरूम एक तरह की फंगस होती है। इसका आंसर होगा 2 and 3 ओनली। चलिए, which of the following is used in preparing a natural mosquito repellent, इनमें से कौन सा नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट बनाने में यूज में आता है? लेमन ग्रास, लेमन ग्रास एक तरह का प्लांट होता है जिसकी लीव्स एक्चुअली में एक तरह का ऑयल बनाने में काम आती है, उस ऑयल को यूज़ किया जाता है इन नेचुरल मॉस्किटो रेपेलेंट। ठीक है, और जो ऑयल है
उस ऑयल को कहते हैं सिट्रोनेला। सिट्रोनेला। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म प्राइमरी प्रोड्यूसर है? कोपेपोड्स, स्मॉल क्रस्टेशियन होते हैं, ठीक है, हर तरह के फ्रेश वाटर में मिल जाएंगे आपको, और ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर होते हैं। ये होते हैं सेकेंडरी प्रोड्यूसर, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, ये एल्गी होती है, और एल्गी जो होती है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी इसको कहते हैं, और ये ऑल टाइप्स ऑफ वाटर में आपको मिल जाती है ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। ये आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर है। डायटम भी एल्गी होती है, ये भी आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर होती है। फोरामिनीफेरा क्या होते हैं? ये वैसे तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट ये प्राइमरी प्रोड्यूसर नहीं होते हैं, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में साइनोबैक्टीरिया और डायटम हो गए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन एनिमल्स। कंसिडर द फॉलोइंग एनिमल्स। इन एनिमल्स को देखिए, अगर इन पे हमला होता है किसी शिकारी के द्वारा, तो इनमें से कौन खुद को बचाने के लिए रोल अप कर देता है और अपने वल्नरेबल पार्ट्स को बचाने की कोशिश करता है? तो 1 and 3, हेजहोग, पेंगोलिन। मरमोट जो होता है, लार्ज ग्राउंड स्क्वेरल होते हैं ना, उनको मरमोट बोलते हैं। तो वो लोग वो ऐसा नहीं करती है, तो इसका आंसर होगा हेजहोग एंड पेंगोलिन। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि इस तरह के सवाल जो होते हैं जनरली सबको नहीं आते, तो इन सवालों को स्किप करिए। बाकी अगर इन जानवरों के बारे में पता हो तो अच्छी बात है। वैसे तो पेंगोलिन तो न्यूज़ में रहता ही है, तो पेंगोलिन तो इंडियन पेंगोलिन, चाइनीज़ पेंगोलिन इतनी बार न्यूज़ में है, तो आपको पता है कि इसके कांटे भी होते हैं ऊपर, खुद को रोल अप ये कर लेता है। तो सी और डी में से एक होना चाहिए था, राइट। और एक ट्रिक मैं आपको अब यहाँ बताने जा रहा हूँ। जब भी 2 ऑप्शन हो, मान लो एक ऑप्शन बच रहा हो और एक और ऑप्शन बच रहा हो, और एक में मान लो हो 1 ओनली और एक में हो 1 and 3 ओनली, 90% चांस है कि जो बड़ा वाला है वो सही होगा। अब ये चीज़ इसमें भी हो सकती है कि मान लो इसमें हो 1 and 2 ओनली, और बी ऑप्शन में हो 1, 2 and 3 ओनली। मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि उसमें बड़ा वाला होगा। तो अब जैसे सी और डी में आपको कन्फ्यूजन हो रही है, तो आप डी पे टिक करके आ जाओ। वैसे भी आप 50-50 पॉसिबिलिटी लगाओगे। आपको पता हो तो अच्छी बात है कि हेजहोग एक तरह का स्मॉल मैमल होता है, और जब वो डर जाते हैं तो वो बॉल बन जाते हैं, एक तरह की बॉल बन जाते हैं, और राउंड होते हुए घूमते चले जाते हैं, ठीक है। मरमोट्स तो गिलहरियाँ होती है बड़ी बड़ी, तो वो ये सब नहीं करती, तो वो रोल अप वगैरह नहीं करती, हिबरनेट करने लग जाती है, हिबरनेट करने चले जाती है, ठीक है। पेंगोलिन तो आपको पता है कि मैंने आपको बता दिया, क्विकली रोल कर लेते हैं। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट की बात हो रही है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली बार इंडोर्स किया गया था यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट इन 2014। ये ग्लोबल टाइमलाइन स्पेसिफाई करता है कि जब फॉरेस्ट के लॉस को रोक देना चाहिए, लीगली बाइंडिंग है। इंडोर्स बाय गवर्नमेंट्स, बिग कंपनीज, इंडिजिनस कम्युनिटीज़, इंडिया इसका वन ऑफ द सिग्नेटरीज है। देखो लीगली बाइंडिंग नहीं है और इंडिया ने इसको साइन नहीं करा, तो तीसरा और पांचवा यहाँ पे गलत है। सही आंसर है पहला, दूसरा और चौथा। मैग्नेटाइट जो पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूरो डिजेनरेटिव प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो कहाँ से निकलते हैं ये? ब्रिक्स ऑफ मोटर व्हीकल, यस। इंजन्स ऑफ मोटर व्हीकल, यस। पावर प्लांट्स, यस। माइक्रोवेव स्टोव से ये नहीं निकलते, और टेलीफोन लाइन से भी ये नहीं निकलते। इसका आंसर होगा बी, 1, 2 and 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर? फिल्टर फीडर क्या होता है? फिल्टर फीडर एक तरह का एनिमल होता है। जैसे मान लो एक तरह का एनिमल है, अब मैं कुछ भी बना रहा हूँ, इग्नोर करना। तो जब भी इससे कोई भी न्यूट्रिशन पास होगा, मान लो कोई भी पानी इसके
आसपास से बहेगा, ये मेरीन ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर या पानी पास होगा तो ये कुछ उसमें से न्यूट्रिशन ऑब्जर्व कर लेगा अपने में, कुछ ऑर्गेनिक मैटर और कुछ न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्जर्व कर लेगा अपने गिल्स के थ्रू, ट्रैप कर लेगा फूड को, न्यूट्रिशन को, सस्पेंडेड सेंडिमेंट्स को, केमिकल कंटेमिनेंट्स को। तो वो पानी फिल्टर हो जाएगा। फिर जो पानी इसके बॉडी से टच होके गुजर रहा है, गिल से गुजर रहा है, फिशेस जो होती हैं, जैसे नली की फिशेस होती है ना, फिशेस के गिल्स होते हैं, ठीक है। तो वैसे इनके गिल्स के थ्रू पानी फिल्टर हो जाता है। तो ये होता है ओस्टर। इनमें से किस में रॉक्स मेन सोर्स ऑफ रिलीज है ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंटर साइकिल? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस निकलता है आपके चट्टानों से। फॉस्फोरस मूव करता है आपका रॉक्स, वैसे तो साइकिल है बट मैं आपको डायग्राम वाइज ऐसे वर्टिकली बता रहा हूँ। वाटर, सोयल, फिर ऐसे मूव करता रहता है, फिर सेडिमेंट्स इस तरीके से मूव करता रहता है, ठीक है। तो सेडिमेंट्स वगैरह इस तरीके से, जरूरी नहीं है साइकिल है ये, कहीं से कुछ भी बीच में इधर उधर हो सकता है, बट इस तरीके से मूव करता रहता है। इनमें से कौन सा डेट्रीवोरस है? अर्थवॉर्म्स, मिलीपेड्स और वुडलिस। जेलीफिश और सी हॉर्स डेट्रीवोरस नहीं है। डेट्रीवोरस क्या होता है? डेट्रीवोरस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डेड ऑर्गेनिज्म से अपना फूड निकालते हैं। जेलीफिश और सी हॉर्स डेट्रीवोरस नहीं होते। डेट्रीवोरस जैसे अर्थफॉर्म हो गया, डेट्रीवोरस है। मिलीपेड्स हो गया, वुडलिस हो गया, या मैगोट्स हो गया, ब्लू फ्लाइज हो गया, ये सब डेट्रीवोरस है, ठीक है। सी हॉर्स सेकेंडरी कंज्यूमर है, फूड चेन में मिडल पोजीशन आती है इनकी, ये दांत होते हैं, तो डेट्रीवोरस नहीं होते ये, ठीक है। फिश, जेलीफिश, ये सब सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है, डेट्रीवोरस नहीं होते। चलिए नेक्स्ट। कॉमन कार्बन मैट्रिक यूएनईपी के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। क्यों डेवलप किया गया इसको? कार्बन फुटप्रिंट मेजर करने के लिए, जो बिल्डिंग ऑपरेशंस हो रहे हैं दुनिया भर में, ठीक है, वहाँ से कितना कार्बन फुटप्रिंट निकल रहा है उसको असेस करने के लिए कॉमन कार्बन मैट्रिक डेवलप किया गया है। Which of the following have species that can establish symbiotic relationship with other organism? इनमें से कौन सी स्पीसीज जो है वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकती है अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ? सिंडेरियंस, फंगी, प्रोटोजोआ। यस, ये मेरीन एनिमल्स होते हैं। मेरीन एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कोरल्स। सिंडेरियंस में कोरल्स भी आ जाते हैं, जेलीफिश भी आ जाती है, सी फैंस भी आ जाते हैं, ठीक है। फंगी, प्रोटोजोआ, ये तो है। फंगी तो आपको पता ही है, म्यूचुअलिज्म पे सर्वाइव करती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1 2 3। विद रेफरेंस टू चोषट योगिनी टेम्पल situated near Morena, consider the following statement. It is a circular temple built during the reign of Kachagapata dynasty. It is the only circular temple built in India. अब यहाँ पे जो वर्ड है वो है ओनली। मैंने बताया ओनली वर्ड बहुत एक्सट्रीम होता है, तो इसका मतलब ही सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। आपको पता है सेकेंड स्टेटमेंट गलत है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 और 4। एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये वैष्णव कल्ट को प्रमोट करने के लिए नहीं आया था, शैविज्म को प्रमोट करने के लिए आया था, ठीक है। तो इसका आंसर वैसे भी 1 और 4 है।
तो तीसरा आपको पता है गलत है, तो बी और सी गया। एक आपको पता है गलत है, नहीं सॉरी सेकंड आपको पता है गलत है, तो ए बी डी दो, ए बी डी तीनों चले गए, राइट। तो एक चीज़ पता होना चाहिए, और नहीं भी पता तो ओनली तो आपको पता ही है कि एक्सट्रीम वर्ड है। कोई भी ऐसे जाने पता नहीं कितने टेम्पल है जो सर्कुलर है ना। तो इस देश में इतने टेम्पल्स में एक ही थोड़ी सर्कुलर टेम्पल होगा, बहुत होंगे। सम ऑफ द फॉलोइंग एंशिएंट टाउन्स, कौन सा एंशिएंट टाउन फेमस है वाटर हार्वेस्टिंग और मैनेजमेंट ऑफ बिल्डिंग मैनेजमेंट बाय बिल्डिंग अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड चैनलाइजिंग वाटर इनटू कनेक्टेड रिजर्वर? ढोलावीरा। ढोलावीरा बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए। ढोलावीरा गुजरात के रण ऑफ कच्छ में, ठीक है। उस टाइम पे है पानी का लेवल बहुत ज़्यादा था, तो रण ऑफ कच्छ तक पानी की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती थी, सी लेवल वहाँ तक पानी आ जाता था समंदर से, ठीक है। तो वहाँ पे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अच्छा था। इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी कौन सी फैक्ट्रीज बिल्ड की गई थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो कहाँ लोकेटेड की गई थी? फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी की बात हो रही है। प्रोच, चिकाकोल और ट्रिंकीपोली। इसका आंसर है वन ओनली। उस टाइम पे जब फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 17th सेंचुरी की मैं बात करूँ, मतलब 1600 से 1625 की मैं बात करूँ, ठीक है। तो उस टाइम पे जो फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश की गई थी वो की गई थी आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा और प्रोच, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा प्रोच। चिकागोल और ट्रिंकीपोली में बाद में एस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। चलिए गुप्तास का डिक्लाइन हुआ, फिर हर्षवर्धन आए। थोड़ा एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। तो हर्षवर्धन जब आए तो उस टाइम पे नॉर्थर्न इंडिया में कौन कौन सी किंगडम्स के पास पावर थी? गुप्तास ऑफ मगधा, यस। परमार्स ऑफ मालवा, नहीं। परमार्स ऑफ मालवा इसलिए नहीं क्योंकि ये लोग राज करते थे 19 से 14 सेंचुरी बिफोर बीइंग कैप्चर्ड बाय दिल्ली सल्तनत रूलर्स, ठीक है। पुष्यमित्र सुंगा, पुष्यभूतिज ऑफ थानेश्वर, बिल्कुल। बुखारीज ऑफ कन्नौज, यस। यादवाज ऑफ देवगिरी, नहीं। यादवाज ऑफ देवगिरी रूल करते थे आपके 1187 से 1317 AD तक वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में, ठीक है। मैत्रकाज ऑफ वल्लभी, यस। इसका आंसर होगा 1, 3, 4 एंड 6। अकॉर्डिंग टू पोर्टुगीज राइटर नूनीस के अनुसार विजयनगर एम्पायर में वुमेन किस चीज़ में एक्सपर्ट होती थी? रेसलिंग, एस्ट्रोलॉजी, अकाउंटिंग, सूथिंग, चारों ऑप्शन यहाँ पे सही है। नूनीस के अनुसार वुमेन इन सारे फील्ड में एक्सपर्ट होती थी। अकाउंट्स में भी होती थी, जज भी थी, वॉच वुमेन भी थी, एस्ट्रोलॉजर्स भी थी, ठीक है। वैसे मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को कि जो पोर्टुगीज राइटर नूनीस है ये आया था जब विजयनगर एम्पायर में राज चल रहा था अच्युत देवराय का, ठीक है। तो याद रखना है आपको। मेंडेपल्ले आंध्र प्रदेश में जगह है, वो उसके बारे में स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? पिंगाली वेंकैया ने इंडियन फ्लैग को यहीं डिज़ाइन किया था। पताबी सीतारामन ने क्विट इंडिया मूवमेंट यहीं से स्टार्ट किया था आंध्र रीजन के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम को ट्रांसलेट किया था बंगाली से इंग्लिश में। मैडम बेलावेत्स्काय और कोलेना उल्कोट ने थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर यहाँ सेटअप किया था। अब आप लोगों को पता है थियोसॉफिकल सोसाइटी का हेडक्वार्टर मद्रास में सेटअप हुआ था, ठीक है। पहला जो है मद्रास में सेटअप हुआ था, तो तीसरा तो गलत है। और अगर आपने पताबी सीतारमैया के बारे में पढ़ा होगा तो आंध्र रीजन में, तो इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ से स्टार्ट नहीं किया था। किया होता तो ये जगह का नाम हमें पता होता, कहीं ना कहीं कोई हिस्ट्री की बुक में मिल जाता। बचा ए और सी। अब आपको वही 50-50 प्रोबेबिलिटी लगानी।
बट फैक्चुअल नॉलेज के हिसाब से मैं बता दूं, मंडपल्ली एक जगह है चित्तौड़ में, ठीक है, चित्तौड़ में। 1919 में टैगोर ने ट्रांसलेट की थी बंगाली जो जनगण मन था उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, और उसको बोला इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसको जो ट्यून दी थी वो ट्यून दी थी मार्गरेट कजिन्स ने। ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, पेयर हिस्टोरिकल प्लेस दे रखी है, किस चीज़ के लिए फेमस है ये बताना है। बुर्जहोम रॉक कट श्राइन्स नहीं, बुर्जहोम एक्चुअली में फेमस है पिट ड्वेलिंग, और नियोलिथिक टूल्स के लिए। रॉक कट श्राइन्स के लिए फेमस नहीं है बुर्जहोम, पहला गलत है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा आर्ट बिल्कुल, गणेश्वर बिल्कुल। चंद्रकेतुगढ़ कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। और गणेश्वर जो जोधपुर जो कल्चर था उस टाइम पे वो राजस्थान में। इसको पूरा बोलते हैं गणेश्वर जोधपुर कल्चर। यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ कॉपर ऑब्जेक्ट्स आपको मिल जाया करें, कॉपर के लिए फेमस है, ठीक है। राजस्थान में मैं आपको बताया था, वैसे भी गणेश्वर जोधपुर कल्चर फेमस है। नॉर्थ ईस्टर्न जो पार्ट राजस्थान का उसके लिए 2 और 3 इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इल्तुतमिश के राज के दौरान चंगेज़ खान इंदस तक आ गया था। एक ख्वाज़रेम प्रिंस था, उसको उसके पीछे पीछे वो कौन था? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन वो नहीं जो अपन पढ़ते हैं, जलालुद्दीन एक खुरेज़म रूलर था जलालुद्दीन। उसके पीछे वो चंगेज़ खान उसका पीछा कर रहा था, पीछा करते करते दिल्ली सल्तनत तक आ गया। इल्तुतमिश ने मना कर दिया जलालुद्दीन को कि हम आपको शरण नहीं देंगे, असाइलम नहीं देंगे। तो चंगेज़ खान फिर इल्तुतमिश ने कहीं ना कहीं चंगेज़ खान उस टाइम पे इंडिया को बचा लिया चंगेज़ खान के हमले से, ठीक है। पहला स्टेटमेंट सही है। मोहम्मद बिन तुगलक के रूल के दौरान ही तैमूर ने ऑक्यूपाई किया था मुल्तान और इंदस क्रॉस कर लिया था, गलत। मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड था वो था 1324 से 1351। 1351 में उनकी डेथ हो गई थी। और तैमूर ने अपनी करियर की कॉन्क्वेस्ट की शुरुआत ही 1370 से की थी। तो इन्होंने जो मुल्तान और इंदस का जो क्रॉस किया था वो किया था फिरोज शाह तुगलक के दौरान, ठीक है। देवराय सेकंड के दौरान ही वास्को द गामा केरला में पहुंचे। अब देवराय जो सेकंड थे वो 1446 में उनकी डेथ हो गई थी, वास्को द गामा आया था 1498 में। ये भी गलत, आंसर होगा 1 ओनली। काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, बट हिस्ट्री में डेट्स तो इंपॉर्टेंट होती है, तो पढ़ लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, एग्जाम से पहले डेट्स जरूर पढ़ लेना। सेंट फ्रांसिस जेवियर वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स थे जेसुइट ऑर्डर के, बिल्कुल। गुआमिंग की डेथ हो गई थी और वहाँ पे उनका चर्च है। गुआमिंग की डेथ नहीं थी, इनकी डेथ हुई थी एक चाइनीज़ आइलैंड में 1552 में, जब ये 46 साल के थे, ठीक है। फिर इनको गोवा ले आया था, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। और सेंट इनके फिर फेस्टिवल मनाया जाता है इनकी याद में, सेंट फ्रांसिस जेवियर के फीस्ट मनाया जाता है गोवा में हर साल, बिल्कुल। 1 और 3 सही है। एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री की बात करते हैं, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मिताक्षरा और दयाभंगा 2 चीज़ों की यहाँ पे बात हो रही है। ये एक्चुअली में ना प्रॉपर्टी डिस्प्यूट से रिलेटेड है कि कैसे प्रॉपर्टी एंसेस्ट कर सकते हैं जो सन होते हैं या मेल फीमेल जो भी होते हैं, वो कैसे अपने फादर की पूर्वजों की प्रॉपर्टी को एंसेस्ट कर सकते हैं। तो मिताक्षरा जो लॉ है वो अपर कास्ट के लिए डील करता है, और दयाभंगा लोअर कास्ट के लिए डील करता है। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों अपर कास्ट के लिए ही है, ठीक है। बोथ अपर कास्ट, दोनों अपर कास्ट के लिए हैं। ये कह सकते हो आप कि मिताक्षरा जो है वो दयाभंगा जो है ना वो तो ईस्टर्न इंडिया में,
और मिताक्षरा जो है वो रिमेनिंग पार्ट में। ठीक है, मिताक्षरा सिस्टम में सन अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है जब उसके पापा जिंदा हैं। दयाभंगा सिस्टम में जब उसके पापा की डेथ होती है तभी सन अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट सही है। थर्ड, मिताक्षरा मेल मेंबर्स की प्रॉपर्टी को डील करता है, दयाभंगा जो है वो बोथ मेल और फीमेल मेंबर्स की प्रॉपर्टी को डील करता है। गलत है, दोनों के दोनों मैन और वुमेन दोनों की प्रॉपर्टी की बात करते हैं, दोनों की प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं। तीसरा गलत है। ठीक है, तो पहला गलत, तीसरा गलत, दूसरा सही है, 2 ओनली। भावभूति, अस्थिमाला, क्षेमेश्वरा कौन थे? प्ले राइट्स थे। ठीक है, प्ले राइट्स लिखा करते थे, ड्रामाज लिखा करते थे। भावभूति तो बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे। किसके कोर्ट में थे बता देता हूँ, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। ये थे कन्नौज के किंग यशोवर्मन, कन्नौज यशोवर्मन के कोर्ट में। ठीक है, मॉन्टेगू चैम्प्स रिफॉर्म्स ऑफ 1999 ने रिकमेंड की थी वोटिंग राइट्स देना सारे वुमेन को अबव द एज ऑफ 21। सारी वुमेन को नहीं दिया था, कुछ वुमेन को ही दिया था, तो सारी वुमेन को यहाँ पे नहीं दिया था, पहला गलत। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने वुमेन को रिजर्व सीट्स दी थी लेजिस्लेचर में, यस बिल्कुल सही। वुमेन को प्लस लेबर्स को और प्लस डिप्रेस्ड क्लासेस को, ये 3 कैटेगरी जो याद रखनी है, इनको दी थी। सेकंड स्टेटमेंट सही है। 8 अगस्त 1942 की डेट के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है? इस डेट को क्या हुआ था? क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा। जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठी वर्धा में, वहाँ पे उन्होंने डिसीजन लिया कि गांधी जी नॉन वायलेंट मास मूवमेंट का चार्ज लेंगे, उसको क्विट इंडिया रेजोल्यूशन बोला गया। इसको जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोज किया और सेकंड किया गया सरदार पटेल के द्वारा। फिर इसको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने बॉम्बे में मीटिंग की अगस्त में, बॉम्बे में, और अप्रूव कर दिया। ठीक है, बॉम्बे में ग्वालियर टैंक है, ग्वालियर टैंक मैदान नाम की जगह थी, वहाँ पे अगस्त 8 1948 को इसको अप्रूव कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन? सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन किसने लिखी थी? महात्मा गांधी ने। जब ये जेल में थे 1930 में, येरावाड़ा प्रिजन में थे, तो इन्होंने तुलसीदास जी, कबीरदास जी, नानक जी, मीराबाई जी, रामदास जी, इनके जो वर्क्स थे उनको ट्रांसलेट किया गया था। ठीक है, और ये सब इन्होंने जो संस्कृत स्क्रिप्चर्स था उनको ट्रांसलेट किया था, इंग्लिश में भी किया था, वर्नाकुलर में भी किया था। ठीक है, विच मिडिवल इंडिया की बात हो रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ यहाँ पे यूनिट्स दी गई हैं, उनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, छोटी से बड़ी फिर उससे बड़ी। परगना, सरकार, सूबा, याद रखना है आपको। ठीक है, तो परगना क्या होते थे? ग्रुप ऑफ विलेजेस। परगना होते थे ग्रुप ऑफ विलेज, फिर उनके ऊपर आता था सरकार, फिर सूबा। ये शेरशाह और अकबर के टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है। ठीक है, इनमें से कौन हिंदू फीमेल स्कूल का सेक्रेटरी बना था, जिसको बाद में बेथुन फीमेल स्कूल बोला गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कोलकाता में था ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इस स्कूल के साथ जुड़े हुए थे, सेक्रेटरी थे, क्योंकि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहुत सारे फील्ड में काम किया, स्पेशली वुमेन के फील्ड में, तो उनको इसका सेक्रेटरी बना दिया। भारत जब आज़ाद हो रहा था तो उस आज़ादी के कुछ सालों पहले ही शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह धिल्लोन को क्यों याद किया जाता है? ठीक है, उस टाइम पे क्यों फेमस हुए थे? ये इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स थे। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट, इंडियन हिस्ट्री की बात हो रही है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? निजामत ऑफ आर्कोट इमर्ज्ड आउट ऑफ हैदराबाद स्टेट।
देखो, निजामत ऑफ आरकोट इंडिपेंडेंटली एस्टेब्लिश की गई थी बाय औरंगजेब। ये हैदराबाद से निकल के नहीं है, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। मिसोर किंगडम विजयनगरा से है, बिल्कुल। कैपिटल मिसोर से श्रीरंगपट्टनम शिफ्ट हो गई थी जब विजयनगरा एम्पायर गिर गया था ना, वोडेयार डायनेस्टी आ गई थी, तो फिर मिसोर किंगडम निकल के आ गया। रोहिला किंगडम अहमद शाह दुरानी ने लेके आया था, इसको लेके आया था। उस टाइम पे बहुत फेमस रूलर हुआ गया, नादिर शाह का जब इन्वेजन हुआ था। हाँ, जब नादिर शाह का इन्वेजन हुआ था तब उस टाइम पे एक रूलर थे अली मोहम्मद खान, तो उन्होंने नॉर्थ इंडिया में जब कोलैप्स हुआ नादिर खान के इन्वेजन पे, तो उन्हें रोहिला खंड को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। क्या नाम बताया मैंने? अली मोहम्मद खान। ठीक है, चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चन। इसका आंसर जो है वो है 2 ओनली। तो अहमद शाह दुरानी के इन्वेजन से नहीं हुआ था, वो हुआ था नादिर शाह के इन्वेजन से। ठीक है, 49। अजंता केव लाइज इन द गोर्ज ऑफ वगोरा रिवर, बिल्कुल। अजंता केव्स बुद्धिस्ट केव्स हैं, और वहाँ पे जो रिवर पास होती है वगोरा रिवर होती है। एक काम करिए आज आप, जो केव्स हैं उनके बारे में पढ़िए, और उनके पास में कौन सी रिवर्स पास होती है उनके बारे में पढ़िए। कोई फेमस रिवर है तो ही याद रखिए, ज़बरदस्ती याद करने की ज़रूरत नहीं है। अजंता में टोटल 28 केव्स हैं। इलोरा का नाम तो सुना ही होगा। इलोरा में बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और हिंदुज़्म तीनों केव्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तीनों, और अजंता और इलोरा पास पास में ही है। अच्छा, अजंता की जैसी सिमिलर कौन सी केव्स हैं पूछ लिया अगर, तो बाघ केव्स। इलोरा नहीं है, बाघ केव्स। ठीक है, 21 फरवरी डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। अब ये सवाल देखते ही ऐसा लगता है कि पता नहीं किस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन यूपीएससी देने लग गई, बट इसमें वही ट्रिक है कि यूनिसेफ नहीं है, इसका आंसर है यूनेस्को। मैंने बताया जब भी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, उसने कोई स्कीम निकाली हो, उसने कोई चीज़ डिक्लेयर की हो, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है वो गलत होगा, पहला स्टेटमेंट गलत है। ये डिमांड कि बांग्ला वन ऑफ द नेशनल लैंग्वेज रहेगी, वो रेस की गई थी डिमांड पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, बिल्कुल। अब ये सवाल बहुत कम लोग को आता होगा, बस आउट ऑफ द ब्लू डाल दिया गया है। अगर आपके क्वेश्चन गलत भी करके आ जाते, या ऐसे क्वेश्चन आए और आप इनको छोड़ के आ जाओ या गलत कर दो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्वेश्चन सही करना है, जितने हो सकते हैं जिसमें कट ऑफ क्रॉस हो जाए। ठीक है, चलिए 50 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के लिए, इतने। धन्यवाद।